बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं वक्फ तरमीमी बिल या वक्फ एक्ट जिसमें संशोधन किया जा रहा है, जिसमें तरामीम की जा रही हैं, जिसमें अमेंडमेंट की जा रही हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस पिछले कुछ दिनों से है। और ऐवान के अंदर जिस तरीके से कल जैसे ही ऐवान ज़री में या लोकसभा के अंदर मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने बिल पेश किया तो इस पर हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ और मुस्लिम लीडरान ने इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी की। ये जो वक्फ एक्ट है, मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में वक्फ बोर्ड जो काम करता है उसके अख्तियारात को कम करेगा। वहाँ पर पावर्स जो रियासती बोर्ड के पास या वक्फ बोर्ड के पास जो इस एक्ट के तहत, जिसमें 1995 में और 2013 में भी तरामीम की गई, लेकिन पावर्स जो थी वो एक तरह से छीनी नहीं गई थी बोर्ड से, वो कम करने का एक तरह से ये तरीका है जिस पर हुकूमत बहुत पहले से नज़र बनाई हुई थी। चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर हंगामा हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें कि मुस्लिम लीडरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सीधे तौर पर मजहबी इस्लाम में या दीनी मामलात में मुदाखलत से कम नहीं है। और ये वाकई ऐसा है भी, क्योंकि बिल के ज़रिए 1995 और 2013 के जो वक्फ कवानीन है उनमें तरमीम की जा रही है और 1995 के वक्फ एक्ट का नाम तब्दील करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 कर दिया गया है। और इस बिल के ज़रिए पुराने जो कवानीन थे तकरीबन 40 तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 14 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो की जा रही हैं इस बार। और अब जाकर बिल में ये भी कहा गया है कि 1995 और 2013 की जो लॉज थे, जो कवानीन थे, उनके बावजूद भी रियासती वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई बेहतरी नहीं आई, जो एक बहाना है। और वक्फ अमलाक को का जो नज़्म व नस्क है, जो तरीक़ाकार है काम करने का, उसमें शफाफियत का फुकदान है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये हुकूमत मानती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जो इसलिए मुस्लिम मुखालिफ मानी जा रही हैं, जो बराह रास्त तब्दीलियों के ज़रिए इस वक्फ एक्ट में अख्तियारात अफसरान को, सरकारी ज़िम्मेदारान को, कलेक्टर को या जो आप ज़िले सतह पर सबसे बड़ा अफसर होता है उसको देने की ज़िम्मेदारी गई है। और ये जो 40 तब्दीलियाँ हैं ये होंगी तो ये कानून नया बन जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया। स्टैंडिंग कमेटी जिसको लोकसभा का स्पीकर बनाएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ के यानी अपोजिशन के लीडरान भी उसमें होंगे, सरकार के मेंबर्स भी होंगे, डिसाइड होगा। और अब इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी, और मुमकिन है कि 10 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं। इस तरीके से आमतौर पर कमेटी काम करती है, जो हमने माजी में देखा है। लेकिन जो तब्दीलियाँ होंगी वो पॉइंट्स फटाफट से मैं आपके सामने रखता चलूँ। तमाम जो मौजूदा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अमलाक है, उनको बाकायदा बनाने का इंतज़ाम इस नए कानून के मुताबिक 6 महीनों के अंदर पोर्टल और डेटा बेस पर जो इस वक्त वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में मालूमात फराहम करना लाजमी करार दिया गया। यानी सारा डेटा बताना होगा, कितनी ज़मीन कहाँ पर है, 6 महीनों के अंदर पोर्टल के ज़रिए। और कुल मिलाकर पूरे मुल्क के अंदर अभी तक आप देखेंगे तो वक्फ के पास तकरीबन 8 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है मुख्तलिफ मकामात पर। वक्फ करने वाले का नाम और पता और तरीक़ाकार या तारीख, ये सारी चीज़ें नए कानून के मुताबिक मांगी जाएंगी। मुतवल्ली जो है उसके बारे में मालूमात जो वक्फ की निगरानी और इंतज़ाम करता है नए कानून के मुताबिक। वक्फ प्रॉपर्टी से सालाना आमदनी के बारे में मालूमात, पहले जो पैसा आता था वक्फ नहीं बताता था कितना है, नज़ बताने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब हुकूमत ने ज़रूरी करार दिया है। इसके अलावा अदालत में ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात की मालूमात, यानी जितने केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेर-इल्तिवा है, चाहे वो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में डिटेल्स मांगी जाएंगी। रियासती वक्फ बोर्ड फैसला नहीं कर सकेगा कि जायदाद वक्फ है या नहीं, जो पहले वो कर सकता था, वो अधिकार, वो हक छीना जा रहा है। कानून के नफाज के बाद ही हर नई वक्फ अमलाक की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक लाजमी होगी। यानी जब कानून सही तरीके से, पूरी तरीके से नाफिज़ अमल होगा तो नई जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की होंगी, रजिस्ट्रेशन और तस्दीक लाजमी हो जाएगी। दस्तावेज़ात के बगैर नई वक्फ जायदाद नहीं बनाई जा सकेगी। नई वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ बोर्ड को दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड जो इस दरख्वास्त को जांच के लिए ज़िला कलेक्टर को भेजेगा, जो पहले नहीं भेजनी होती थी। अब ज़िला कलेक्टर बताएगा कि क्या ये सही है या गलत। दरख्वास्त का या एप्लीकेशन का जो तहकीकात का हक़ है वो सिर्फ ज़िला कलेक्टर को होगा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर जो है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के
लेवल का अफसर मान लीजिए, वो ये फैसला करेगा कि क्या ये अमलाक है या नहीं। वक्फ के मामलात को कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही वक्फ का दराज किया जाएगा, यानी जो लोग वक्फ करते थे, जो अपनी जायदाद किसी दीनी मामले के लिए देते थे या इस्तेमाल करने के लिए देते थे किसी इदारे के लिए, तो उसको अब क्या होगा कि क्या इसका अंदराज जो है वो कलेक्टर पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही करेगा। अगर कलेक्टर रिपोर्ट में जायदाद को डिस्प्यूटेड या सरकारी ज़मीन करार देता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जो पहले नहीं होता था। पहले वक्फ करता था कि ये मेरी है, उसके बाद वो कोर्ट पे कुछ सबूत पेश कर सकता था, तो ठीक है, थोड़े से शवाहिद मांगे जाते थे, लेकिन अब कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि जायदाद डिस्प्यूटेड है या सरकारी है, तो रजिस्ट्रेशन, अगर मुतनाज़ा है या सरकारी ज़मीन है तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। किसी भी सरकारी ज़मीन को वक्फ अमलाक नहीं बनाया जा सकता, जो इससे पहले बनाया जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। इसके अलावा कानून के नफाज के बाद मौजूदा सरकारी जायदादें जिन्हें वक्फ अमलाक करार दिया है, उन्हें वक्फ अमलाक के तौर पर नहीं माना जाएगा। यानी आज के वक्त में जो सरकारी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें वक्फ ने अपने मातहत लिया है, अपनी प्रॉपर्टीज़ करार दिया है, उनको नहीं माना जाएगा जब ये कानून नाफिज हो जाएगा। कलेक्टर को ये हक हासिल होगा कि वो तहकीकात करे और फैसला करे कि ज़मीन सरकार की है या नहीं, सरकारी ज़मीन ये बनी है या नहीं, जिस पर वक्फ क्लेम कर रहा है कि ये मेरी है। जिन वक्फ प्रॉपर्टीज़ या अमलाक की जांच सर्वे कमिश्नर कर रहे थे, इनकी जांच अब कलेक्टर को सौंप दी गई है। यानी एक छोटे लेवल का, आप देखिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम सरकार को आई, सर्वे कमिश्नर भी सरकार का बंदा होता है और यहाँ पर भी जांच है वो कलेक्टर को दी गई है और वो भी सरकार का। अब अपने हिसाब से चीज़ें होंगी, डिसाइड करने की बातें की जाएंगी। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड को मजीद जामे और सब पर मुश्तमिल बनाने का इंतज़ाम है। सब पर मुश्तमिल का मतलब सिर्फ मुसलमान इस काउंसिल में हो सकते थे, अब कौन कौन होंगे? अक़लियती अमूर के वज़ीर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो काउंसिल के चेयरमैन होंगे। 3 मेंबर पार्लियामेंट होंगे। मरकज़ी काउंसिल के अरकान में 2 ख़वातीन को शामिल करना लाजमी करार दिया गया है और 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स भी इस काउंसिल का हिस्सा होंगे इस कानून नाफिज करने के बाद। ये वो तब्दीलियाँ जो इस कानून के तहत होगी। अब जो गैर मुस्लिम है, आप बहुत सारे मैंने ऐसी तंजीमें देखी, क्रिश्चियन सोसाइटी करके एक तंजीम बनी है मुल्क के अंदर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब के अंदर है, या इसी तरीके से हिंदुओं की कई तंजीमें हैं जिनके हेड गैर मुस्लिम ये जो नॉन हिंदूज हैं वो नहीं हो सकते। यानी अगर हिंदू तंजीम है तो हेड हिंदू ही है, अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहेगा, अगर बुद्ध है तो बुद्ध है। जैन की एक तंजीम बनी हुई है, उस तंजीम का जैन ही हेड है। सिखों की जो तंजीम है, जो उनका हक है वो है उनके पास, वो खुद ही उसके हेड हैं। लेकिन जब मुसलमान अपनी तंजीम बना रहे हैं, जब वक्फ उनके पास है, तो न जाने उसका क्यों नॉन मुस्लिम, और नॉन मुस्लिम करेगा क्या वो बताएगा कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कैसी चीज़ें होंगी? क्या वो फ़िक़्ह के बारे में वो अब बताएगा? क्या वो दीन के बारे में बताएगा? कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वक्फुल जायदाद है, उसके बारे में नॉन मुस्लिम क्या बताएगा जो यहाँ पर होगा? तो ये सबसे बड़ी इस वक्त इस कानून को लाकर नाइंसाफ़ी एक तरह से। मेंबरान जो है वो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग या फिर फ़न तामीर, जिसको आर्ट आप कहते हैं, ये इन सारे डिपार्टमेंट से एक एक मेंबर इस काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में इस बार शामिल किया जाएगा इस कानून के मुताबिक। रियासती वक्फ बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 11 मेंबर्स की फराहमी होगी, 2 ख़वातीन, 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम मेंबरान का इंतज़ाम है। बोहरा और आगा खानी कम्युनिटीज़ भी मेंबर बन सकेंगे और इन मेंबर्स में शिया, सुन्नी, ओबीसी ज़ुमरे का कम से कम एक नुमाइंदा लाजमी होगा, जबकि शियाज़ ऑलरेडी कहते हैं हमारा वक्फ बोर्ड अलग से है और हमें अलग ही रहने दो, हमारे साथ छेड़ो मत। तो फिर न जाने हुकूमत क्या यहाँ पर दिखाना चाह रही है। और जिसने ये तजावीज़ की हैं, जो ये एडवाइस कर रहा हुकूमत को, शायद तारीखी गलती हो आज के वक्त में करना चाह रहा है, जिसका आज नहीं 5, 6, 8, 7 सालों बाद आप ज़रूर मनफी असर भी देख सकते हैं। तनाज़े की सूरत में अगर कहीं पर डिस्प्यूट होता है तो इस सूरत में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का इंतज़ाम होगा। यानी पहले जो वक्फ के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो आप हायर कोर्ट्स में जाएंगे, आप आला अदालतों में जाकर जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको भी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने का हक इस नए कानून में दिया जा रहा है। 90 दिन के अंदर
हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इन 19 डेज फिलहाल ट्रिब्यूनल का फैसला ही हतमी होगा, फाइनल होगा, ये सरकार मानती है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के पास मुल्क भर में कुल इस वक्त 8,72,320 गैर मनकूला जायदादें हैं। इनमें बुनियादी तौर पर ज़मीन शामिल है और इस्लाम पर अमल करने वाले जो अशखास हैं, जो लोग हैं, अपनी जायदाद अतिया करें तो इसे औकाफ कहा जाता है। उन्हें चलाने का इख्तियार रियासती वक्फ बोर्ड के पास है और उसको भी बहुत हद तक छीना जाएगा और एक तरह से डमी बॉडी अब वक्फ बोर्ड कहलाती रहेगी, अब वही करेगी। माना यह भी जाता है कि वजारत रेलवे और वजारत दिफा, डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है और ऐसे में सरकार ये मानती है कि वक्फ अमलाक और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, इनके कामकाज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, फुकदान है। इसमें इस्लाहात हमने लानी है, इसमें तब्दीलियाँ लानी है, वक्त की ज़रूरत है। और ख़बर ये भी है कि मुतालबा कई खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से उठ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी और पार्लियामेंट की जो मुश्तरका कमेटी ने भी इस्लाहात के हक़ में सिफारिशात की थी, उसके मुताबिक काम हो। और बिल में जब तैयारी की गई है तो सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिल की जो नौयत है उस पर सवालात उठ रहे हैं, उठे भी क्यों ना, क्योंकि ये तब्दीली सिर्फ मुसलमानों के लिए, और वो लोग इस पर दुहाई दे रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड का पता ही नहीं। जो सिर्फ एक पॉइंट, जैसे आप किसी बीजेपी वाले से पूछेंगे या सरकार में जेडीयू है या टीडीपी है या एनडीए का कोई और मेंबर है, उनसे पूछेंगे तो आगे से कहते हैं जनाब बहुत सारी जगहों पर वक्फ ने लैंड जिहाद कर रखा है, कब्जा कर रखा है, तो फौरी तौर पर इसको ख़त्म करने का एक तरीक़ाकार है और नए तरीके से। वहीं तो समझ में आता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलावा बाकी कम्युनिटीज़ के भी सोसाइटियाँ हैं, तंजीमें हैं, उनके साथ छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर न जाने क्यों इस तरह का इक़दाम किया जा रहा है और वक्फ अमलाक को एक तरह से हथियाने या हुकूमती सतह पर कब्ज़ा करने, या आइंदा दिनों में आप देखेंगे जिन खदशात का इजहार मुस्लिम लीडरान कर रहे हैं कि मसाजिद की जो जगहें हैं, जो ज़मीनें हैं, जो लोगों ने वक्फ की हैं, उनको भी एक ज़िला कलेक्टर अपने इख्तियारात में चीज़ें करके जो है वो अपने लेवल पर ठीक करने की कोशिश करेगा जो सही नहीं है और उन पर कब्ज़ा एक तरह से हो जाएगा। तो आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है? ये सारी वो 40 तब्दीलियाँ हैं जो आइंदा दिनों में करने की तैयारी। अब स्टैंडिंग कमेटी के पास अच्छी बात है कि फ़िलहाल चला गया है, अपोजिशन इसमें कामयाब हो गई है और स्टैंडिंग कमेटी के पास ले जाने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन टेरिटरी या किसी भी स्टेट के अंदर वक्फ कैसे काम करेगा, स्टेट वक्फ बोर्ड कैसे काम करेगा, इख्तियारात क्या होंगे, क्या वो कर सकेगा, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें डिसाइड अब होंगी इस कानून के ज़रिए। लेकिन अभी वक्त लगेगा, स्टैंडिंग कमेटी हतमी फैसला लेगी, उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बड़ा चैलेंज है कि सरकार इस बिल को पास करा सकेगी या नहीं।